हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी खुश हो और बारिश के मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास में आने से पहले आपका टेस्ट हुआ था, जो 15 मार्क्स का MCQ टेस्ट हुआ था। देखो, उस टेस्ट की कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक तो एक क्वेश्चन था जिसपे ये था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, और उस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने लीनियस और एरिस्टोटल दोनों लिखवाए थे। लेकिन अगर आपको पता हो तो ये जो ट्रिक क्वेश्चन था, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो एरिस्टोटल ने दी थी, तो आपको उन दोनों ऑप्शंस में से एरिस्टोटल को टिक करना था। इसके अलावा मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम इसमें NCERT से बाहर के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जब यहाँ सिलेबस कराती हूँ तो मैं आपको NCERT भी और नीट का भी बेसिक कराती हूँ। तो क्वेश्चंस जो हैं वो ये हो सकता है कि NCERT से बाहर है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं जो यहाँ पढ़ाती हूँ, अगर उसके अलावा आपको टेस्ट में एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप मुझे बोलोगे कि सिलेबस से बाहर है या जो आपने नहीं पढ़ाया उससे बाहर है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आपको लेक्चर्स में कराया हो और वो क्वेश्चन दिया हो। दूसरा, जब आप टेस्ट लेते हो तो जब आप टेस्ट को फर्स्ट टाइम सबमिट करते हो ना, तो वही आपका स्कोर रहता है। आप उस टेस्ट को दोबारा ले सकते हो, लेकिन लीडर बोर्ड पे जो स्कोर है वो आपका चेंज नहीं होता। तो ये मेरे साथ मत करना कि आप पूरे क्वेश्चंस करके भेज दो। जैसे 15 के 15 आपने पहले किए, हो सकता है उसमें से आपके 9 सही रहे हो, और बाकी फिर आपने जब मुझे सेकंड टाइम भेज रहे हो तो आप मुझे 15 के 15 सही दिखा रहे हो। नहीं, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किस बच्चे के कितने सही हैं और किसने कितने टाइम में उसको अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका स्कोर है वही आपको शेयर करना होता है ग्रुप पर। ठीक। दूसरा, इस बार के रिजल्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि किसी भी बच्चे की 15 आउट ऑफ 15 नहीं है। तो इस बार जब किंगडम प्लांटिंग का टेस्ट होगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन ऑफ यू स्कोर्ड अबव 13 आउट ऑफ 15। ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम था, आपको पता नहीं था, अब आपने थोड़ा पैटर्न देख लिया है, किस हिसाब से क्वेश्चन दे रही है मैम, ये आपको पता चल गया है। तो अब की बार ऐसा एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसी का भी स्कोर इतना कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ अब हम आगे जो है हमारी क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर के साथ खत्म किया था, हमने उसका डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके जो भी पार्ट्स थे वो हमने लेबल किए थे। अब इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी जो है ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है। ठीक है, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जो क्लेमाइडोमोनास है ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी कर सकता है, एसेक्सुअली भी कर सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स की हेल्प से करता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर्स के अलावा 3 तरह के और स्पोर्स बनते हैं, हिप्नोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स एंड एकार्निक्स। तो वो हमें इसके अंदर रीड करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्लेमाइडोमोनास की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरीके से होता है। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, ठीक है, यानी एल्गी को हर तरीके की कंडीशन फेवरेबल मिल रही है, उसको पटेंट अमाउंट में लाइट मिल रही है, इनफ उसको सनलाइट मिल रही है, इनफ वाटर, इनफ बोल सकते हैं मॉइस्चर कंप्लीट है, pH मेंटेन है, टेम्परेचर मेंटेन है, यानी ग्रोथ के लिए सारी कंडीशंस बिल्कुल आइडियल है, प्रोडक्शन के लिए आइडियल है। तब उन फेवरेबल कंडीशंस में जो रिप्रोडक्शन है वो होती है ज़ूस्पोर्स की हेल्प से। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, ज़ू है तो इसका मतलब मोटाई है, और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक हैप्लॉइड एल्गी है, कुछ इस तरीके का हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। ये क्लेमाइडोमोनास जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो इसके अंदर 2 इवेंट होते हैं। सबसे पहला तो इट विल लूज इट्स फ्लैजिला। ठीक है, तो इसके जो 2 फ्लैजिला थे वो फ्लैजिला लॉस हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्ट्रक्चर में आपको 2 बेसल बॉडीज के नीचे 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बनवाए थे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों है, क्योंकि ये एल्गी है, वाटर में रहती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन होना है। तो इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली बाय ज़ूस्पोर्स, तो वहाँ पर जब फ्लैजिला का लॉस होता है तो उसके साथ ही इसके जो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं उनका भी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड चीज लिख सकते हैं, लॉस ऑफ
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, तो इसके जो दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे वो भी लॉस्ट हो गए और इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ सर्कुलर शेप का हो जाता है और इस तरीके से नजर आने लगता है एंड दिस इज द हैप्लॉइड कंडीशन। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो ज़ूस्पोर है ये सबसे पहले डिवीजन शुरू करता है और ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, ठीक है। माइटोटिकली ये 2 से लेकर के 4 डिविजन करता है। आपको पता है कि जब माइटोटिक डिविजन्स होती हैं तो एक सेल से 2 बनते हैं, अगर मियोसिस होता है तो 1 से 4 बनते हैं। यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है तो मान लेते हैं अगर 2 बार माइटोसिस हुआ है तो कितने सेल बन जाएंगे, टोटल में 4, और अगर 3 बार हुआ है तो 2 और बन जाएंगे, वरना 2 और बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर काफी सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर स्पोर्स को स्टोर कर रहा है इसे हम बोल रहे हैं ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। और इसके अंदर जो भी स्पोर्स है उन सबकी प्लॉइडी अभी भी हैप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं होता और बाकी नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाता है, मियोसिस में चेंज होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ज़ूस्पोरेंजिया है ये अपने आप की अपनी वॉल को रप्चर करेगा, डिवाइस होगा और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकलेंगे। जैसे ही ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं तो ये अपने ऊपर फ्लैजिला फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास 2 फ्लैजिला है और इस तरीके के काफ़ी सारे ये जो स्ट्रक्चर हैं ये फॉर्म हो जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैप्लॉइड है और इन्हें हम नाम देते हैं ज़ूस्पोर्स। और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं अभी ये साइज में स्मॉल है, इसके बाद ये ग्रो कर जाते हैं एक कंप्लीट न्यू पेरेंट के अंदर। ये पेरेंट था ना जहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू हुई है, तो इसके बाद ये इस पेरेंट के अंदर जो है ग्रो कर जाते हैं। दूसरा क्या है, अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अगर किसी रीजन की वजह से फेवरेबल कंडीशंस नहीं है और बहुत ही एडवर्स कंडीशन है, वहां पर भी क्या होता है कि सेम जो है फ्लैजिला एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दे विल बी लॉस्ट, वो उनका भी जो है लॉस्ट वो भी रिमूव हो जाएंगे, तो दे विल बी लॉस्ट। इसके बाद क्या होगा, अगेन दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म, इस तरीके का सर्कुलर स्ट्रक्चर बना होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। इसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हम लगा लेते हैं 2 माइटोटिक डिवीजन की, अगर इसने 2 माइटोटिक डिवीजन करने के बाद इस तरीके से इसके अंदर भी स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है तो अभी इस वॉल को रप्चर होकर स्पोर्स को बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक नए कंप्लीट क्लेमाइडोमोनास में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है। हो सकता है न्यूट्रिशन ना हो सकता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ना हो, तो वहां पर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक वॉल की सिक्रीशन होती है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो वॉल डीजेनरेट हो जाएगी और नॉर्मली जो है इसी तरीके से ज़ूस्पोर फॉर्म हो जाएंगे। तो वो जो वॉल है वो किस तरीके की बन रही है उस तरीके के हम यहाँ पर 3 तरह के स्पोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वॉल की जो डिपोजिशन है ये कितने तरीके की वॉल है, इसके बेस पे हमें 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज ए प्लानोस्पोर्स। तो ए प्लानोस्पोर्स में क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो वॉल डेवलप होती है ये काफी थिन वॉल है, ठीक है। तो ये ज्यादा थिक वॉल नहीं है, तो जब भी एक थिन वॉल डेवलप होती है तो ऐसे कंडीशन को हम नाम दे देते हैं कि अब ए प्लानोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा ये पॉसिबल है कि जो वॉल है वो काफी थिक है, अगर वॉल थिक है और उसका कलर रेड है, ठीक है, वॉल थिक है और उसका कलर रेड है तो उसे हम नाम देते हैं हिप्नोस्पोर्स। यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशन और इसके चारों तरफ ये जो वॉल है ये काफी थिक वॉल है और ये वॉल जब हम इसको देखते हैं तो इसके चारों तरफ रेड कलर आता है, यानी ये वॉल जिस सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है वो रेड कलर शो करता है। तो हिप्नोस्पोर्स का आपको ध्यान रखना है कि हिप्नोस्पोर में रेड कलर की वॉल होती है। हिप्नोस्पोर्स के अंदर रेड कलर की वॉल होने का रीजन ये है कि इसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है एंड दैट पिगमेंट डिस्पार्ट्स रेड कलर टू दिस हिप्नोस्पोर्स और उस पिगमेंट का नाम है हिमेटोक्रोम। तो ये ध्यान रखना कि इस हिमेटोक्रोम पिगमेंट की वजह से हिप्नोस्पोर्स की जो वॉल है वो रेड कलर की होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो पॉसिबल है कि सिंपली जो है थिक वॉल कंडीशन, तो वॉल थिक
तो अगर वॉल थिन है तो एप्लानोस्पोर्स, अगर वॉल थिक है तो एकाइनिड्स, और थिक है लेकिन रेड कलर है तो हिप्नोस्पोर्स। एंड हिप्नोस्पोर्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट व्हिच इज हेमाटोक्रोम। नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन सीन इन क्लेमाइडोमोनास। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है और बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस भी नहीं होती हैं। तो वहाँ पर जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक स्पेशल फिनोमेना शो करता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नॉट सच फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि इतनी भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो फैक्टर जो है वो एडवर्स हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेज को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि जनरली एडवर्स कंडीशंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ड्राई होना शुरू हो जाता है, सेल्स ड्राई होंगे तो दे डाई, लेकिन ये चीज़ ना हो इसके लिए इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज सिक्रीट होता है। दैट म्यूसिलेज विल इंटेक्ट द मॉइस्चर, उसको ड्राई नहीं होने देगा और वो जो है उस कंडीशन को भी सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होती है जहाँ पे चारों तरफ म्यूसिलेज सिक्रीट होता है, इसे हम एक स्टेज नाम देते हैं, स्टेज को हम एक विच इज पाल्मेना स्टेज। तो ऐसी स्टेज को या ऐसी कंडीशन को हम पाल्मेना नाम देते हैं। एंड विद दिस वी आर थ्रू विद आवर क्लेमाइडोमोनास रिप्रोडक्शन मोड ए सेक्शन, ठीक है। तो ये सेक्शुअल मोड जो है वो खत्म हो गया एंड नाउ वी विल टेक अप द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Now see what happens in sexual reproduction. क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट विल टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली बात है कि गैमीट्स फॉर्म होंगे। गैमीट्स जो है इसके अंदर दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज जिम्नोगैमीट्स एंड द अदर वन इज कैलेप्टोगैमीट्स। नाउ जिम्नोगैमीट्स आर दोज गैमीट्स व्हिच लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए ये हम इन्हें एक तरीके से नेकेड गैमीट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने जब क्लासिफिकेशन की थी वहाँ पे हमने जिम्नोस्पर्म्स को यूज़ किया था नेकेड सीड्स के लिए। तो जिम्नो का मतलब है कोई कवरिंग ना होना। तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर नो सेल वॉल इज प्रेजेंट, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेकेड कंडीशन। वेयर एज इन कैलेप्टोगैमीट्स सेल वॉल इज प्रेजेंट, तो गैमीट्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं और इसे हमने बोलते हैं कैलेप्टोगैमीट्स। इस क्लेमाइडोमोनास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक नाम देते हैं विच इज आइसोगैमस। इसे आइसोगैमस इसलिए बोला जाता है कि बनने वाले जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली, फिजियोलॉजिकली भी या फिजिकली बोलो, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्लेमाइडोमोनास है, दिस क्लेमाइडोमोनास विल विथड्रॉ इट्स फ्लैजिला। यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी, ये हैप्लॉइड है। इसके बाद अगेन ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन करके इस तरीके से इसके अंदर कुछ स्पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ तक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही चल रहा है, लेकिन कई बार होता क्या है कि ये जो नॉर्मली वहाँ पर जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पर जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो दे फॉर्म पेरेंट बॉडी, यानी वो क्लेमाइडोमोनास फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है क्लेमाइडोमोनास नहीं है, ये इसके गैमीट्स, ठीक है। तो बेसिकली जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसके बाद यहाँ पर ये गैमीट्स होते हैं। और ये गैमीट्स क्यों है, क्योंकि इनका जो साइज है ये काफ़ी स्मॉल है पेरेंट के कंपैरिजन में। तो डोंट थिंक कि ये पेरेंट और ओवेन, नहीं, ये गैमीट्स हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं, अब ऑब्वियसली बात है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब है दो अलग चीज़ों को फ्यूज होना होगा, फर्टिलाइजेशन होनी होगी। दैट सेम थिंग्स हैपन हियर। यहाँ पर ये जो गैमीट्स हैं दे फ्यूज बाय देयर एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लगा लो, एक ये गैमीट है, एक ये गैमीट है। इस गैमीट के फ्लैजिला होंगे वो यहाँ होंगे और इस गैमीट के भी फ्लैजिला, ऑब्वियसली बात है, तो वो यहाँ होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसके पास आप देख सकते हो 4 फ्लैजिला है। और क्योंकि ये 2 एंड कंबाइन होने की वजह से बना है तो इट विल बी 2 एंड दैट इज डिप्लॉयड। तो इसे हम नाम देते हैं
फ्लैजिलेट जाइगोट। अब हमने इसे क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट नाम क्यों दिया? क्वाड्री मीन्स 4, तो यहाँ पे 4 फ्लैजिला है। अब ये जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट है ये क्या करेगा? ये आगे डेवलप करेगा। जब ये डेवलप करेगा तो ये यहाँ पर एक कंडीशन करता है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये अपने फ्लैजिला लूज करेगा, इसके बाद यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगा। ठीक है, तो जब जाइगोटिक मियोसिस होता है तो ऑब्वियसली बात है इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? स्पोर्स बनेंगे। क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस की वजह से बने हैं तो इन्हें हम नाम दे देते हैं मियोस्पोर्स। और जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आने पे रप्चर करेंगे तो इस तरीके के ये स्पोर्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब ये जो स्पोर्स हैं ये तो हैप्लॉइड है ना, लेकिन जो जाइगोट था वो डिप्लॉइड है। इन स्पोर्स को क्योंकि ये जाइगोट के मियोसिस से बने हैं, स्ट्रक्चर के अंदर है तब तक माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के बाहर आते हैं तो हम इसको बोलना शुरू कर देते हैं बेसिकली जाइगोमियोस्पोर्स। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया और ये हमारे बन गए जाइगोमियोस्पोर्स। और ये जो जाइगोमियोस हैं ये फिर से जो है पेरेंट बॉडी में ग्रो कर सकते हैं। तो जब हमने क्लेमाइडोमोनास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा तो आप एक बात देखो, सिर्फ एक ही डिप्लॉइड फेस आता है विच इज दिस जाइगोट, अदरवाइज द मोस्ट ऑफ द स्टेजेस आर इन हैप्लॉइड कंडीशन। इसी वजह से क्लेमाइडोमोनास की जो लाइफ साइकिल है दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि प्लांट की लाइफ का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है या मोस्ट ऑफ द स्टेजेस हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये हैप्लॉन्टिक फेज जो है ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्लेमाइडोमोनास का जो भी हमें पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर, वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे हमने जो है ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ग्रीन एल्गी में एक और एग्जाम्पल है जिसका नेम है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूलोथ्रिक्स इज अ फिलामेंटस एल्गी। होता क्या है, ये सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर एल्गी ग्रो करेगी। इस सबस्ट्रेटम के ऊपर एक काफ़ी इलोंगेटेड साइज का एक सेल होता है। इस सेल को हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, इसे होल्ड फास्ट इसलिए बोला है क्योंकि इसने सबस्ट्रेटम को बाइंड किया, बेसिकली सबस्ट्रेटम पे अटैच इसी सेल की वजह से। इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके के काफ़ी इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये इंडिविजुअल सेल्स चलकर ऊपर की टिप पे एक थोड़ा अलग सा सर्कुलर एक सेमी सर्कल जो है वो नजर आता है। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर ये जो सेल्स है ये बेसिकली इसका होल्ड फास्ट है और इसके अलावा ये इसके बाकी जो रिमेनिंग सेल्स हैं। होता क्या है, अगर मैं इस एक सेल को ग्रो करूँ, मतलब ग्रो करना इन द सेंस आपके सामने अगर मैं प्रेजेंट करूँ तो ये जो एक सेल है ये इस तरीके का है जिसको आप देख सकते हो कि इसकी जो सेल जो है बेसिकली लंबा, इसकी वैसे ब्रेड कम है लेकिन लेंथ देखो इधर से ऐसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फिलामेंट जैसा नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अ फिलामेंटस एल्गी। अब मैं आपको इसका एक सेल जो है वो एनलार्ज करके दिखा रही हूँ। जब इस सेल को हम अंदर से देखते हैं तो इस सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नजर आता है और वो जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज सी शेप और मैं बोल सकती हूँ गर्डल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से नजर आता है इसे हम बोलते हैं गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये जो गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है ये यूलोथ्रिक्स के हर सेल के अंदर मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। पायरेनॉइड क्या होता है, बीच में एक स्टार्च ग्रैन्यूल और चारों तरफ बीच में एक प्रोटीन ग्रैन्यूल और चारों तरफ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर काफी सारे पायरेनॉइड्स भी नजर आते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक सेल का बनाया है, बाकी यूकैरियोटिक सेल है तो जो भी अदर ऑर्गेनेलीज होते हैं न्यूक्लियस और बाकी सब वो सब स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर एक गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक, अब देखो जो ये यूलोथ्रिक्स है ये फेवरेबल दोनों तरीके के प्रोडक्शन
ध्यान रखना, यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, यहाँ पर जो ये ज़ूस्पोर्स हैं इनके पास 4 फ्लैजिला हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर ज़ूस्पोर्स में सिर्फ 2 ही फ्लैजिला होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ूस्पोर्स के अंदर 4 फ्लैजिला हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, ठीक है। और इसके बाद ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं पेरेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो वहां पर भी क्या होगा, इनमें से ही कोई एक सेल, जैसे यहाँ पे कोई एक सेल ने ज़ूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करना शुरू किया, यहाँ पर जो है एक सेल वो एक्ट करना शुरू करेगा एज गैमेटेंजिया, ठीक है। तो वो जो सेल है जैसे ही गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। यहाँ पर ये सेल है गैमेटेंजिया की तरह एक्ट किया तो माइटोटिक डिविजन्स करेगा, जैसे ही इसने माइटोटिक डिविजन्स की तो इसके पास भी इस तरीके के क्या होंगे, काफी सारे स्पोर्स आ जाएंगे। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो इनके पास फिर से क्या होंगे, 4 फ्लैजिला होंगे। अब ये जो स्पोर्स बने हैं बेसिकली ये स्पोर्स नहीं है, ये गैमेट्स हैं, यही आपको ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन के बाद मिलने वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोर्स बोलते हैं, लेकिन जब वही रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो जाती है तो वहां पर हम उसे स्पोर्स ना बोल के हम इसे गैमीट्स बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो जब मैंने सेल को ज़ूस्पोरेंजियम बोला है तो मैं फिर सेल को यहाँ पे गैमेटेंजिया बोल रही हूँ, तो यहाँ से अगर ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम था तो स्पोर्स बोलूंगी, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया है तो गैमीट्स बोलेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये भी जैसे एंटीरियर फेस से फ्यूज करेंगे, एंटीरियर फेस से फ्यूज किया, फ्यूज करते ही इनके फ्लैजिलास जो है वो मिक्स हुए, उसके बाद एक जायगोट बना, जो जायगोट बनता है वो अपने जो उसके पास 8 फ्लैजिला होंगे उन 8 फ्लैजिला को बेसिकली लॉस्ट करेगा, एंड एज दोज 8 फ्लैजिलास आर लॉस्ट this diploid structure zygote is formed and this zygote will again do zygotic meiosis, और जैसे ही ये zygote meiosis करेगा तो होगा क्या, इसके अंदर काफी सारे स्पोर्स फॉर्म होंगे और ये जो स्पोर्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे, और ये जैसे ही कंडीशन आएगी और ये रप्चर करेंगे तो ये जो है बेसिकली हैप्लॉइड मियोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे हैप्लॉइड लिखने की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मैंने मियोस्पोर्स लिखा है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ये सारे हैप्लॉइड हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके फॉर्म कर सकते हैं यूरोथ्रिक्स को, यानी कि पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा दिस वन वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्लेमाइडोमोनास में, यानी यूरोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस होती है, यानी बनने वाले गैमेट्स फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से काफी मिलते जुलते, मतलब इनफैक्ट आई शुड नॉट से मिलते जुलते, मुझे बोलना चाहिए एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो एनाइसोगैमस होती है, यानी जहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो सेम नहीं होते, और उसका एक एग्जाम्पल है ड्रीम, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन पॉसिबल है जहाँ पे ऊगैमस का मतलब क्या है, एक जो है गैमीट वो बड़े साइज का होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, ये मैं आपको डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो ऊगैमस के अंदर एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स का, फ्यूकस का भी है, लेकिन फ्यूकस ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ। जो ये वॉलवॉक्स है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो एक कॉलोनी नजर आते हैं, एनसीईआरटी में आप इसका डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन एल्गी के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कारा हमने पढ़ा। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों के लिए चाहूँ तो यहाँ पर कैसे करते हैं, ग्रीन एल्गी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं ना उनको मैं समराइज कर देती हूँ, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि कौन सी एल्गी, रेड है, ब्लू है या ग्रीन, तो आपको पता रहे, ठीक है। तो एक तो वॉलवॉक्स हुआ, एक कारा हुआ, एक हमने पढ़ा यूरोथ्रिक्स हुआ, स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ग्रीन एल्गी के। तो इसी के साथ जो है हमारे ग्रीन एल्गी फिनिश होता है, और अब जो हमें नेक्स्ट शुरू करनी है दैट इज रेड एल्गी।
अंदर 2 एग्जाम्पल्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट कराई है, क्लेमाइडोमोनास एंड यूरोथ्रिक्स। इन दोनों की ही लाइफ साइकिल इसलिए कंप्लीट कराई है क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम सिर्फ इन्हीं 2 का दिया है। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम स्पायरोगायरा की भी लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम हर एग्जाम्पल की लाइफ साइकिल को रीड कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है नीट में और एनसीईआरटी, ठीक है, जो आप बोर्ड्स देते हो। बोर्ड्स में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि इतना ही आने वाला है, वहाँ पर तो आप एनसीईआरटी को देखोगे तो वहाँ यूरोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल भी मेंशन नहीं है। लेकिन नीट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपसे सीधा पाल्मेला स्टेज पूछ लेंगे 1 नंबर में, लेकिन एनसीईआरटी में आपको पाल्मेला वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़े जो बेसिक्स हैं वो एनसीईआरटी के भी कवर करा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की नॉलेज हो। कल को जब आप सही तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करो मेडिकल के लिए, क्योंकि अभी तो आपके दोनों एम्स है, यू हैव टू स्कोर इन योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो और नीट का भी प्रिपेयर करना है। लेकिन जब 12th के बाद यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑफिशियली फॉर नीट, कि आप भाई 2 महीने नीट की तैयारी करनी है, तो वहाँ जब आप पढ़ो तो आपके कॉन्सेप्ट्स लिंक होते जाए, ठीक। तो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है इट इज रेड एल्गी। जो ये रेड एल्गी है इसे हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं, जैसे हम ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते थे, तो इसे रोडोफाइसी या रोडोफाइटा भी बोल सकते हैं। अब इस एल्गी को रेड कलर या रेड एल्गी क्यों बोला, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसे रेड एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कलर रेड होता है। अब रेड है तो ऑब्वियसली बात है कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं। अगर एल्गी है तो ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा और इसके अंदर क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। याद रखने के लिए ट्रिक है, रोडो में भी डी आ रहा है, रेड में भी डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी ध्यान रखना। इसके अलावा इसका रेड कलर होने का रीजन है एक पिगमेंट का प्रेजेंट होना, और उस पिगमेंट का नाम है R-फाइकोथ्रिन। तो होता क्या है, ये जो एल्गी है ये एक्वेटिक है, यानी वाटर में मिलेगी। अब या तो वाटर जो है काफी गहरा हो सकता है, या फिर जो वाटर है वो काफी शैलो होता है, यानी ज्यादा गहरा नहीं है, ऊपर थोड़ा सा पानी है। जो डीप वाटर है वहां पर रेड कलर में ही ये एल्गी नजर आती है, और शैलो में क्या है, ग्रीन कलर में एल्गी नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है फाइकोइरिथ्रिन का अमाउंट ज्यादा होता है, और शैलो वाटर में मिलने वाली एल्गी के अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एल्गी काफी डीप वाटर में है, तो जब सनलाइट पेनिट्रेट करेगी तो वो उसको काफी डीप तक जाना होगा। तो ये आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, विबक्योर अगर पढ़ा है, विबक्योर पढ़ा है ना, जिसमें रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, तो जो रेड कलर होता है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो वो सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। तो इस वजह से सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेड लाइट को एमिट करते हैं, इस वजह से इसका कलर रेड होता है। अब अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो ऑब्वियसली बात है सेलुलोज से होगी। सेलुलोज के अलावा कुछ अमाउंट में पैक्टिन भी होता है और कुछ अमाउंट में सल्फेट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन जो सबसे खास चीज है रेड एल्गी में प्रेजेंट होती है, दैट इज कैराजीन, ठीक है। ये जो कैराजीन है ये एक हाइड्रोकोलॉइड है। हाइड्रोकोलॉइड का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली वाटर को रिटेन कर सकता है। ये जो कैराजीन है ये चॉकलेट मिल्क के अंदर मिलता है, ठीक है। जब हम आपने देखा हो कि हम घर पे अगर कभी चॉकलेट मिल्क बनाते हैं या चॉकलेट पाउडर आप उसमें डालते हो तो यू हैव टू स्टर इट। अगर आप उसे स्टर नहीं करोगे तो वो मिक्स नहीं होता है, क्या होगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन जो चॉकलेट मिल्क हम बाहर से लेते हैं उसको मिक्स तो नहीं करते, उसको शेक तो नहीं करते, उसको तो सीधा कंज्यूम करते हो, तो उसके अंदर ये कैराजीन प्रेजेंट होता है। ये कैराजीन एक हाइड्रोकोलॉइड है, तो ये वाटर को रिटेन करके रखता है और वहाँ पर मिक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये उसको कोलॉइडल सोल्यूशन में ही रखता है, ठीक है। कोलॉइड्स क्या होते हैं ये आप 12th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे, वहाँ पे आपको कोलॉइडल सोल्यूशंस आएंगे, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोर्ड फूड की, तो जैसे ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड पायरेनॉइड था, यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड है इट इज फ्लोरिडियम स्टार्च। ये जो फ्लोरिडियम स्टार्च है ये अमाइलोपैक्टिन का बना होता है और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोजन के भी होते हैं, तो बेसिकली वो बोल सकते हैं एक काफी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो इस फ्लोरिडियम स्टार्च के अंदर जो है बेसिकली एल्गी अपने फूड को इसी फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखती है। अब इस रेड एल्गी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम उसकी बात करना शुरू करें, सबसे पहले एक एग्जाम्पल है जेनिडियम एंड ग्रेसिलियम, ठीक है। ये जो दोनों रेड एल्गी है इन्हें यूज किया जाता
ग्रासिलेरिया, क्योंकि इससे अगार भी फॉर्म होता है, आइसक्रीम स्मूथनिंग भी होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर जेलिडियम और ग्रासिलेरिया तो मतलब कैराजिन भी होगा, तो ये कैराजिन इन रिटर्न हेल्प करता है आइसक्रीम को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है विच इज पोरफायरा। पोरफायरा अगर आपने देखा हो, पोरफायरन शीट्स लोग कंज्यूम करते हैं, कई बार जो लोग सुशी खाते हैं उसके ऊपर भी पोरफायरन शीट्स की कवरिंग होती है। ये जो पोरफायरिन है इसको कई बार जो है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कई बार जो है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। कुछ और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो एक और एग्जाम्पल है कॉन्ट्रस। ये जो कॉन्ट्रस रेड एल्गी है ये भी फूड की तरह कंज्यूम होती है और ये आयरिश फेमाइन के अंदर यूज हुई थी, ठीक है। तो इसे इसीलिए कई वजह से आयरिश एल्गी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आयरिश फेमाइन, जब याद हमने पढ़ा था कि आयरलैंड में भूखा पड़ा था, जब अकाल आया था, तो हमने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रेड एल्गी के यूज होते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत जो रेड एल्गी की है वो ये है कि रेड एल्गी के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। तो नो फ्लैजिला, तो ये एल्गी मोटाइल नहीं होती। अभी तक इसकी कोई भी फ्लैजिलेट फॉर्म ऑब्जर्व नहीं की गई है। तो अगर अब इसको वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करना है तो वेजिटेटिवली तो ये जो एल्गी है ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। अगर इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो वो स्पोर्स से होगी, लेकिन क्योंकि फ्लैजिला नहीं है तो स्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स। और अगर इसे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से करनी है तो यहाँ पर भी क्या होगी, रिप्रोडक्शन किससे होगी, गैमीट्स के फ्यूजन से, लेकिन वो गैमीट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं और जनरली इसके अंदर oogamous कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा रेड एल्गी में भी जो आपको जानना था वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जो एल्गी हमें शुरू करनी है वो है हमारे थर्ड टाइप की एल्गी एंड इट इज ब्राउन एल्गी। नाउ दिस ब्राउन एल्गी इज आल्सो नोन एज फियोफाइसी या फिर फियोफाइटा, ठीक है। अब इसे ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं, यानी कि इसका भी कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा। अब ब्राउन कलर है तो ऑब्वियसली बात है कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस भी करा रहे हैं और कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, बी फॉर ब्राउन एंड बी फॉर बी क्लोरोफिल। ये दो क्लोरोफिल है, इसके अलावा एक पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज फ्यूकोजेंथिक। अब ये जो पिगमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक। अब ये जो ब्राउन एल्गी है ये वैसे तो हमेशा मरीन वाटर में मिलती है। इसकी जो फॉर्म्स हैं यानी ये एल्गी आपको बहुत ही सिंपल फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकती है और इसके अलावा बहुत ही लार्ज साइज में फिलामेंटस फॉर्म में भी मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर तो बहुत ही सिंपली ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ये लगभग 100 मीटर की हाइट तक भी, मतलब 100 मीटर की लेंथ तक भी ग्रो करती है, ठीक है। तो ये जब 100 मीटर तक की लेंथ को ग्रो कर रही है तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं और उसे हम बोलते हैं कैल्प्स, ठीक है। अब इसे कैल्प्स क्यों बोला जाता है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जब भी आपसे ब्राउन एल्गी पूछा जाए तो हो सकता है कई बार आपको सिर्फ कैल्प्स लिख के दे दे, तो भी आपको समझना है कि यहाँ पर ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। तो कैल्प्स क्या है, जब ये ब्राउन एल्गी एक बहुत ही फिलामेंटस फॉर्म में काफी लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है अप टू 100 मीटर्स, तो उसे हम बोलते हैं कैल्प्स। अब ये जो एल्गी है इसकी जो सेल वॉल है ये भी ऑब्वियसली बात है सेलुलोज से बनी होगी। इसके अलावा इसके अंदर अलग से एक जो खासियत प्रेजेंट है दिस इज एल्जिन और या फिर एल्जिनिक एसिड। ये जो एल्जिन है ये एक्चुअली में एक फाइकोकोलॉइड है और इसे हम चाहें तो एक हाइड्रोकोलॉइड भी बोल सकते हैं। अब ये जो एल्जिन है ये वाटर को रिटेन करवा के रखता है अपने पास। अब इस होता क्या है, बेसिकली इस एल्जिन की वजह से हम इसमें वाटर को रिटेन कराना चाहते हैं। क्यों
ड्राई होने से प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट विल बी डन बाय एल्जिन, बिकॉज एल्जिन विल एंट्रैप द मॉइस्चर, मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, उसे रिलीज नहीं या इवेपोरेट नहीं होने देता। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटेक्शन मिल रही है ड्राइनेस से, इसके अलावा प्रोटेक्शन मिल रही है शॉक वेव्स से, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक वाटर वेव्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो एल्गी है ये पानी के अंदर मिल रही है, पानी के अंदर मिल रही है, तो जब पानी की लहरें चलेगी तो एल्गी की बॉडी ब्रेक नहीं हो जाए, पार्ट्स में ना टूट जाए, इस वजह से ये उस शॉक को, वाटर के वेव्स के शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस इज डन बाय दिस एल्गी। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर जिसका नाम है सारगासम। ये जो सारगासम है ये एक फ्री फ्लोटिंग ब्राउन एल्गी, ठीक है, दिस सारगासम इज अ फ्री फ्लोटिंग ब्राउन एल्गी, और इसी वजह से ये जैसे सी वगैरह पे जब ग्रो करता है तो ये बहुत लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। तो आप ये सोचो वाटर के सरफेस पे सिर्फ ऐसे फिलामेंट से धागे जैसे स्ट्रक्चर में बहुत दूर तक एक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऐसे जो सीज फॉर्म होते हैं, और ये फ्रीली फ्लोट है, जिसका मतलब वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट करते हैं, तो इसे यहाँ पर नाम दिया जाता है सारगासम सी। तो सी का वो एरिया जहाँ पे सारगासम की इतनी इनफ या इतनी लार्ज अमाउंट में ग्रोथ देखने को मिलती है। सारगासम सी जहाँ पर भी होता है वहाँ पर शिप्स वगैरह को जाने नहीं देते, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर शिप्स वगैरह इस एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर वो डूब सकते हैं, बिकॉज उनके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सारगासम के साथ एंटैंगल हो जाएंगे, अगर एंटैंगल हो गए, उलझ गए, तो फिर वहाँ पर शिप को डैमेज हो सकता है। तो इन्हें अलग से नेवी मार्क कर देती है जहाँ पे सारगासम बहुत ही लार्ज अमाउंट में ग्रो करता है, और वहाँ पर फिर उन्हें जाने नहीं दिया जाता, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी, सेल वॉल की बात कर ली, उसका हैबिटेट कैसा है, पिगमेंट्स कैसे है, और एक एग्जाम्पल दी। अब अगर मैं बेसिकली ब्राउन एल्गी की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सबस्ट्रैटम से अटैच होने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है स्टाइप जो कि एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं फ्रॉन, और ये एक लीफ के जैसा फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इसके ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखो ये सबस्ट्रेटम है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से ये होल्ड फास्ट के उससे कनेक्ट है, इसके बाद एक बहुत ही पतली स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर गया, तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया होल्ड फास्ट। ये पिन पॉइंटेड या स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्लाइड, और इसके चारों तरफ एक फ्लैशी लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम नाम देते हैं फ्रॉन, ठीक है, और ये हमें देखने को मिला लैमिनेट। तो एक एग्जाम्पल है इसका लैमिनेट, ठीक। इसके अलावा एक और कंडीशन पॉसिबल है जहाँ पर इसी तरीके से सब कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ डिविजन्स हैं और स्ट्रक्चर के अंदर एयर ब्लैडर नजर आते हैं, इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर है, मतलब वही स्टाइल फ्रॉन होल्ड फास्ट सब सेम है, लेकिन जगह जगह पर इस तरीके के एयर ब्लैडर नजर आते हैं, और ये है एग्जाम्पल ऑफ फ्यूकस, ठीक। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर जो स्टाइप है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच हो जाता है, तो ऊपर जैसे जाते हैं, और ये जो ब्रांचिंग है ना ये भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, और इसके यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये इस तरीके की जो डाइकोटोमस ब्रांचेस है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब होता है इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो दिस इज सीन इन डाइकोटोमस, ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ब्राउन एल्गी का वो फिनिश होता है। इसके बाद हम अब इसके थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ब्राउन
एल्गी की रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले हमने रिजर्व फूड की बात नहीं की। तो ब्राउन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड है वो लैमिनेलियन या मैनिक्यूल की फॉर्म, लैमिनेलियन और मैनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स, और ऐसे वैसे ज़ूस्पोर्स नहीं, बाय फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स। तो इसका ये सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिलाई नहीं होता है, वहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स है जो भी स्पोर फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़ूस्पोर तो होगा नहीं क्योंकि फ्लैजिलाई है, फ्लैजिला के उस पर तो हमने नाम उसको ज़ूस्पोर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी दो तरीके से देखने को मिलती है अलग अलग वे में। जैसे अगर हम फ्यूकस की बात करें तो फ्यूकस के अंदर तो क्या है, फ्यूकस की बॉडी डिप्लॉयड है, ये क्या करेगा, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन करेगा, ज़ूस्पोर्स को फॉर्म करेगा। ये ज़ूस्पोर्स भी हैप्लॉइड होंगे, इनके पास दो फ्लैजिला होगा, बेसिकली बाइफ्लैजिलेट है, और ये जो ज़ूस्पोर्स है ये दोबारा नए पेरेंट प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, यहाँ पर अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक्टोकार्पस में क्या होता है कि जो पेरेंट है वो डिप्लॉयड है, हम ये लगा लेते हैं पेरेंट जो है वो डिप्लॉयड है, इसके पास दो तरीके के स्पोरेंजियम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़ूस्पोर्स है इसका मतलब ज़ूस्पोरेंजियम होगा जहाँ पर ज़ूस्पोर्स स्टोर होंगे। तो इसके पास दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो होता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम तो होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही कैविटी, एक ही लॉक्यूल है, और इसके अलावा दूसरा इसका ऑपोजिट पॉसिबल है कि बहुत सारे लॉक्यूल्स हो, तो उसको हम नाम दे देते हैं मल्टीलोक्यूलर स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो मल्टीलोक्यूलर स्पोरेंजिया है ये 2n है, तो ये सिंपली क्या करता है, ज़ूस्पोर्स को फॉर्म करता है। ये ज़ूस्पोर्स डिप्लॉयड है और ये ग्रो कर जाते हैं पेरेंट प्लांट में। लेकिन यूनिलोक्यूलर स्पॉन्जियम में थोड़ा अलग होता है। यूनिलोक्यूलर स्पॉन्जियम जो है वो मियोसिस करता है, मियोसिस करेगा तो इसके अंदर जो बनने वाले ज़ूस्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर ये ज़ूस्पोर्स हैप्लॉइड है और ये ज़ूस्प्लॉइड्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ज़ूस्पोर्स ग्रो करे तो ये पेरेंट फॉर्म करते हैं, यानी पूरे एक प्लांट में फॉर्म हो गए। तो अब इस तरीके के बहुत सारे हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस हुए होंगे। अब इनमें से कुछ प्लांट जो है वो मेल की तरह एक्ट करने लगते हैं और जो कुछ प्लांट है वो फीमेल की तरह एक्ट करने लगते हैं, और बेसिकली ये गैमीट्स की तरह एक्ट करते हैं। गैमीट्स की तरह एक्ट करेंगे तो फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। इसके बाद ये जो जाइगोट है ये सीधा पेरेंट प्लांट में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की दो ऑल्टरनेशन हमें देखने को मिली। या क्या है, जो ब्राउन एल्गी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, oogamous टाइप या फिर anisogamy टाइप, दोनों तरीके की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ब्राउन एल्गी कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारा ब्राउन एल्गी जो है ये भी फिनिश होता है। और ब्राउन एल्गी के साथ बेसिकली हमारा क्या है, तीनों एल्गीज जो हैं वो खत्म होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे अगली, अच्छा ब्राउन एल्गी खत्म हो गई है। अभी बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि एल्गी फिनिश हो गई है, क्योंकि एल्गी फिनिश होने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा उसका बेसिक अभी और करना है। एल्गी के क्या क्या यूजेस हैं वो वाला टॉपिक अभी बचता है, और एक टेबल है वो भी बचती है, तो वो हम अभी करेंगे।